ये द इकोनॉमिक टाइम्स की लास्ट ईयर की एक रिपोर्ट है जिसमें एनएससी के द्वारा दिए गए डेटा से ये पता चलता है कि इंडिया में फ़िलहाल करीब 10 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें भी लास्ट ईयर जून में 13.9% का इंक्रीज देखने के बावजूद एक्टिव इन्वेस्टर्स मात्र 1.5 करोड़ हैं, जिससे ये तो साफ है कि इंडिया में लोग फाइनेंशियली अवेयर हो तो रहे हैं, लेकिन अभी भी आंकड़ा बहुत छोटा है और एक बड़ा हिस्सा अभी भी मार्केट से दूर है। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते तो हैं कि वो भी अपना छोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू करें और शेयर मार्केट की ग्रोइंग स्टोरी का हिस्सा बन सके, लेकिन दुविधा एक ही है, हमें तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और जो साथ वाले इसके बारे में बात करते भी हैं उनकी बातें ज़्यादा कुछ समझ में आती नहीं हैं। तो आज का ये वीडियो उन लोगों को ध्यान में रखकर तो बनाया ही गया है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये 18 मिनट का वीडियो सभी लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। आप इन्वेस्ट करते हो ना करते हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, वर्किंग वुमेन हो या हाउसवाइफ हो, ये 18 मिनट का वीडियो हर इंसान को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अभी से 18 मिनट बाद आप जिस स्टॉक मार्केट को समझने से दूर भागते थे उसको अच्छे से समझ चुके होंगे, जो आपको जीवन भर स्टॉक मार्केट को लेकर कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। और हमारे चैनल का मेन उद्देश्य ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली अवेयर किया जाए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे भी हमारी इस तरह की यूज़फुल वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और बहुत ही खास वीडियो में, जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है और मैं तो कहूँगा अगर आप वाकई में अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करो, डायरी और पेन लेकर आइए और जो कुछ इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करते जाइए। हालांकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम कोशिश करेंगे इसके एटलीस्ट इसके बेसिक्स को हम ब्रीफ में अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट बने रहिएगा। तो चलिए टॉपिक को थोड़ा और इजी करते हैं और एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और अगर आप ये कहानी अच्छे से समझ गए तो आप स्टॉक मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो कहानी काफ़ी पुराने टाइम की है। करियप्पा नाम का एक मछुआरा था जो डेली बेसिस पर ताज़ी मछलियाँ लाकर मार्केट में बेचता था। करियप्पा ईमानदार था और हमेशा ताज़ी मछलियाँ ही लाकर सही मूल्य पर बेचता था, जिससे उसके ग्राहक भी उससे खुश रहते थे। और उसकी ईमानदारी को देखकर अब ज़्यादा लोग उससे मछलियाँ खरीदने लगे। अब कुछ टाइम तक तो करियप्पा मैनेज कर पाया, लेकिन जब ग्राहक ज़्यादा आने लगे और उसका स्टॉक जल्दी ही ख़त्म होने लगा तो डिमांड को देखते हुए उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोची। अब उस समय बैंक वगैरह का ज़्यादा चलन तो नहीं था, तो करियप्पा एक साहूकार के पास गया और 1,000 रुपये कर्ज लेने की बात कही। उस समय का 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा था और करियप्पा का बिजनेस फ़िलहाल इतना बड़ा नहीं था, तो साहूकार ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। करियप्पा ने वापस आकर अपने रेगुलर कस्टमर्स को ये बात बताई, तो वो लोग तो करियप्पा की ईमानदारी से वाकिफ़ थे और उन्होंने सोचा कि करियप्पा आगे भी बिजनेस अच्छा ही चलाएगा। तो उनमें से कुछ लोगों ने आपस में बात करके डिसाइड किया और करियप्पा को कहा कि तुम हम सभी से थोड़ा थोड़ा पैसा ले लो, लेकिन हमें ये पैसा वापस नहीं चाहिए, बल्कि हमें तुम्हारे बिजनेस में हिस्सेदारी चाहिए। जो कुछ प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा तुम हमारे साथ शेयर करोगे। करियप्पा ये बात सुनकर खुश हो गया, क्योंकि उसको अपनी जेब से कुछ देना नहीं था, बल्कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से ही कुछ शेयर उनको देना था। और उसका बिजनेस भी बढ़ गया। अब करियप्पा का बिजनेस बड़ा हो गया था और उसके ग्राहक और ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। और जो उसके शेयर होल्डर्स बन गए थे उनको भी करियप्पा के साथ अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा। अब हुआ ये कि कुछ और लोग भी करियप्पा के बिज़नेस में भागीदार बनना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि करियप्पा के जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे। तो करियप्पा ने तो अपनी भागीदारी बेचने से इनकार कर दिया, लेकिन जो पहले से भागीदार थे उनमें से जिनको पैसों की ज़रूरत थी उन लोगों ने थोड़े ज़्यादा पैसे लेकर अपनी भागीदारी को बेचना शुरू कर दिया। इस प्रकार लोग आपस में करियप्पा के बिजनेस के एक तरह से शेयर्स को आपस में बेचने खरीदने लगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी कि कुछ लोग तो करियप्पा के बिजनेस के भागीदार बनना चाहते हैं और कुछ लोग अपनी भागीदारी बेचना चाहते हैं।
तो क्यों ना हम बीच में ब्रोकर का काम करें, जिसमें हम खरीदने और बेचने वाले को मिलाएंगे और उनकी डील एक सर्टेन प्राइस पर करवा देंगे और उसमें से कुछ कमीशन अपने लिए रखेंगे। और फिर इस प्रकार ये पूरा सिस्टम चलता गया। तो ये तो एक अनऑर्गेनाइज सिस्टम से चल रहा था और इसीलिए कुछ लोगों ने इसी तरह के बिजनेस शुरू तो किए, लेकिन प्रॉफिट शेयर करने से मना करने लगे और फ्रॉड करने लगे और कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा करके गायब होने लगे। और इस प्रकार जहां कुछ लोग करियप्पा की तरह ईमानदारी से अपना बिजनेस चला रहे थे, वहीं कुछ लोग इस अनऑर्गेनाइज सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाकर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे। अब इसी सिस्टम को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप दिया गया, जहां सही और ईमानदार आदमी के बिजनेस की ग्रोथ हो सके और फ्रॉड करने वालों पर नकेल कसी जा सके। और इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक संस्थान बनाया गया, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो ये इंश्योर करता है कि सभी लेन देन नियमों के मुताबिक हो रहे हैं। तो इस प्रकार हमने करियप्पा की कहानी से ये समझा कि बिजनेस का मैकेनिज्म किस तरह काम करता है, और अब हम उसी चीज़ की मदद से आज के स्टॉक मार्केट को समझते हैं और अब आप आसानी से चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। तो आज अगर कोई अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है बिना कर्ज लिए, तो वो अपने बिजनेस की भागीदारी, जिसको अब यहाँ हम इक्विटी कहेंगे, को IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ज़रिए स्टॉक मार्केट में लेकर आता है। और इसके लिए वो सबसे पहले सेबी को अप्रोच करेगा और सेबी उस कंपनी के सभी दस्तावेज़ों को, जिसे फाइनेंशियल टर्म में DRHP कहते हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसको थॉरोली चेक करेगा, जिसमें कंपनी के लेखा जोखा, उसके एम्प्लॉयज़, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कितने इक्विपमेंट्स हैं वगैरह, उस चीज़ को चेक करेगा और कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझेगा और उसके बाद ही IPO को अप्रूव करेगा। और फिर वो कंपनी अपने IPO का प्राइस और डेट वगैरह डिसाइड करके एक पर्टिकुलर टाइम पे सब्सक्रिप्शन के लिए इन्वेस्टर्स के सामने लेकर आती है और इसे ही प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, जब कोई कंपनी अपने इनिशियल शेयर्स डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को बेचते हैं। और एक बार जब कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं, फिर वही शेयर्स एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के बीच बाई सेल होते रहते हैं और इसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जैसा कि हमने करियप्पा की कहानी में समझा था कि एक बार करियप्पा ने अपनी भागीदारी शुरुआत में बेची थी और वही भागीदारी फिर अलग अलग लोगों के बीच घूमने लगी, जिसे हमने यहाँ सेकेंडरी मार्केट कहा। अब यहाँ शेयर होल्डर्स को फ़ायदा कब होगा? जब आपकी कंपनी का मालिक करियप्पा होगा। नॉट एग्जैक्टली करियप्पा, बट करियप्पा जैसा ही ईमानदार और अपने बिजनेस के प्रति डिसिप्लिन्ड होगा। और अब आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि ऐसी कंपनी ढूंढें कैसे? तो रुको जरा, सब्र करो। इसीलिए तो ये चैनल बनाया गया। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे। इसीलिए आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, करो फिर, क्यों नहीं कर रहे? ये मौका है जहां हम बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ को समझ रहे हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और अब एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन की मदद से स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट को समझते हैं। इसके कुछ बेसिक टर्म्स पर नज़र डालेंगे, ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन की प्लेयर्स हैं, आपके डीमैट अकाउंट ओपन करने से लेकर स्टॉक्स बाई सेल करने में किस किस का क्या रोल रहता है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। आप अपने रेडी रेफरेंस के लिए वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, जिनको आप बाद में भी रेफर कर सकते हैं। तो अभी तक की बातचीत से हम इतना तो समझ ही चुके हैं कि स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां एक बायर है और एक सेलर है। और यहाँ पर ये बात आपको समझा दूं कि कोई बेचने वाला होगा तभी आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर सेलर नहीं होगा तो आपका बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। और यहीं पर लिक्विडिटी का कंसेप्ट आता है, जो हम आगे समझेंगे। तो ये अल्टीमेटली एक ऐसी जगह है जहां आप किसी कंपनी के बिजनेस का हिस्सा बनते हैं, या कहें कि उस कंपनी के पार्ट ओनर बनते हैं। और अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई। ये टर्म्स आपने अपने व्यावहारिक जीवन में भी सुने होंगे। कभी कभी सुनने में आता है कि मौसम की वजह से प्याज की या टमाटर की फसल खराब हो गई, या फिर किसी और रीज़न से टमाटर की सप्लाई कम होगी, तो डिमांड सप्लाई के अगेंस्ट ज़्यादा हो जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगा, और फिर टमाटर आपको 80, 100 या कभी कभी 200 के भाव तक मिलेगा। वहीं अगर सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए
तो प्राइस डाउन हो जाता है। और ये सेम प्रिंसिपल स्टॉक मार्केट में काम करता है, जिसकी वजह से आपको शेयर्स के प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो अगर आप किसी शेयर के प्राइस को कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से बढ़ता ही देख रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, एंड वाइस वर्सा। तो इतनी बात तो आप समझ गए। अब ये समझते हैं कि की प्लेयर्स कौन कौन हैं जिनकी मदद से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहले की प्लेयर तो आप खुद हैं, यानी इन्वेस्टर जिसको ट्रेड लेना है। दूसरा प्लेयर है आपका ब्रोकर, जिसके पास आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा। और यहाँ बता दूं कि आपको कोई भी सिक्योरिटी खरीदने या बेचने के लिए ब्रोकर के थ्रू ही जाना होता है। आप डायरेक्टली NSE या BSE से शेयर्स बाई या सेल नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा तो आपका ब्रोकर हो गया। अब तीसरा प्लेयर है एक्सचेंज, जिसका काम है बायर के लिए सेलर और सेलर के लिए बायर को मैच करा के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। इंडिया में NSE और BSE दो ही एक्सचेंज है, जिनमें से किसी एक के थ्रू आपका ब्रोकर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करवाएगा। यहाँ पर एक मेन प्लेयर और होता है डिपॉजिटरी। ये भी इंडिया में दो ही हैं, NSDL और CDSL। इनका काम एक बैंक की तरह होता है। जैसे बैंक में आपके पैसे सुरक्षित रखे जाते हैं, वैसे ही डिपॉजिटरी में आपके शेयर्स सुरक्षित रखे जाते हैं। और अब कुछ बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स को समझ लेते हैं। आप जनरली सुनते होंगे बुल मार्केट, बेयर मार्केट। तो बुल का सेंस एक राइजिंग ट्रेंड के लिए यूज होता है और बेयर का डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए। इन दोनों टर्म्स को इन दोनों जानवरों की अटैकिंग पोस्चर्स के बेसिस पर यूज में लाया गया है। अब वोलेटिलिटी वर्ड आपने अदरवाइज भी सुना होगा, बट मार्केट में जब किसी न्यूज़ या किसी इवेंट की वजह से प्राइसेस में रैपिड फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उसको वोलेटिलिटी कहा जाता है। जब मार्केट के लिए कोई बड़ा ट्रिगर होता है, जैसे बजट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, GDP डेटा है, या फिर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने हैं, तो ऐसे टाइम पर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। तो किसी स्टॉक या किसी भी तरह के एसेट को आप कितनी आसानी से बेच या खरीद सकते हैं। अगर आप कोई स्टॉक बेचना चाहते हैं और लेने वाला सामने खड़ा है, तो इसका मतलब होगा कि लिक्विडिटी अच्छी है। और अगर आपने सेल ऑर्डर तो लगा दिया है, बट जल्दी से कोई बाई करने वाला नहीं मिल रहा है, मतलब लिक्विडिटी कम है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सभी को इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। और हाँ, अगर आप चाहें कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो ला सकें। और शेयर प्राइस तो आप अभी तक समझ ही चुके होंगे, ये कंपनी का एक तरह से परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन होता है। अब मार्केट इंडाइसेस क्या होते हैं? निफ्टी, सेंसेक्स, ये वर्ड्स लगभग सभी ने सुने होते हैं। ये एक तरह के बेंचमार्क हैं जो मार्केट की ओवरऑल मूवमेंट्स को समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 बड़ी कंपनीज का एक ग्रुप है। अगर इन 50 में से 30 शेयर्स अप हैं और 20 डाउन हैं, तो निफ्टी ग्रीन में होगी, यानी अप होगी, और हम कहेंगे कि मार्केट आज अप है। वहीं सपोज किसी दिन 35 शेयर्स डाउन हैं और 15 अप हैं, तो निफ्टी रेड में होगी, और फिर हम कहेंगे कि मार्केट आज डाउन है। इसी प्रकार सेंसेक्स BSE की टॉप 30 कंपनीज का एक ग्रुप है, और ऐसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक वगैरह अलग अलग इंडाइसेस हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, इसके मेन प्लेयर्स को हमने समझा और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जाना। अब ये देखते हैं कि आप किस किस तरह से ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके मेनली 3 तरीके हैं। जब आप किसी स्टॉक को कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों या फिर कुछ सालों के लिए खरीदते हैं, तो इसे डिलीवरी ट्रेडिंग कहेंगे। और अगर आप किसी स्टॉक को आज खरीदते हैं और मार्केट बंद होने से पहले आज ही बेच भी देते हैं, तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहेंगे। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला तरीका होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे फ़ायदे में हो चाहे नुकसान में, आपको अपना सौदा पूरा करना ही होता है। और तीसरा तरीका है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, जिनमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करते हैं। अब ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझिए कि सपोज़ आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का भाव अगले 1 महीने या 2 महीने में अपने प्राइस से 10, 20, 50 रुपये बढ़ सकता है, तो आप उसके प्राइस के बढ़ने पर दाव लगाएंगे
और अगर उस स्टॉक का भाव वाकई बढ़ने लगता है तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और वहीं अगर आपका अनुमान गलत हुआ और प्राइस बढ़ने की बजाय घटने लगता है, गिरने लगता है, तो आपको नुकसान होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। ये सब कैसे होता है, कैसे किया जाता है, ये ऑल टुगेदर एक अलग ही टॉपिक है और इसको डिटेल में समझने के लिए बहुत सारे वीडियोस लगेंगे। हालांकि यहाँ आपको बता दूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीखने लायक टॉपिक है और आगे इस पर भी डिटेल्ड वीडियोस हम ज़रूर लाएंगे। और अब जब मैंने आपको स्टॉक मार्केट की सभी अच्छी बातें बता दी, तो यहाँ पर मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें भी ज़रूर समझा दूँ जिनको हर इंसान को इन्वेस्ट करते टाइम ध्यान रखना चाहिए। इनको आप एक तरह से स्टॉक मार्केट के बेसिक रूल्स मान सकते हैं। तो अगर आप नया इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं और अभी मार्केट पर इतना भरोसा नहीं हुआ है, तो एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। पहले छोटी अमाउंट से शुरू कीजिए और जैसे जैसे आपको ज्ञान और अनुभव होने लगे वैसे वैसे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। दूसरी ज़रूरी बात है डाइवर्सिफिकेशन। डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। फाइनेंस की दुनिया का ये बेताज डायलॉग है और इस डायलॉग को हमेशा याद रखना चाहिए। मतलब बहुत सिंपल है कि आपको कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर के स्टॉक्स या फिर एक ही एसेट क्लास में नहीं करना चाहिए, बल्कि अलग अलग जगह पर करना चाहिए। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। और जब आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में जानकारी रखना और उससे जुड़ी जानकारियों पर नज़र रखना, इससे आप अपने काम के अलावा बाकी दुनिया और इकोनॉमी को भी समझने लगते हैं। और अगर आप एडिशनल गाइडेंस चाहें तो आप अपने ब्रोकर से या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से जानकारी या गाइडेंस ले सकते हैं। तो आज के इस नॉलेज पैक्ड वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से एक बार समराइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने करियप्पा की कहानी से ये समझा कि कैसे एक छोटा बिजनेस अपने इक्विटी शेयरिंग के थ्रू बड़ा बनता है। फिर हमने देखा कि कैसे एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से हम ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ शिफ्ट हुए, जिसमें सेबी की निगरानी के तहत सारे क्रियाकलाप होने लगे। फिर हमने ये देखा कि कैसे कोई कंपनी आईपीओ के जरिए इक्विटी मार्केट में उतरती है। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को समझा। डिमांड और सप्लाई का प्रिंसिपल मार्केट में कैसे अप्लाई होता है ये देखा। उसके बाद एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या चैनल है उसको समझा। फिर कुछ बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स को समझा। मार्केट इंडाइसेस क्या होते हैं ये समझा। उसके बाद हमने ये देखा कि कितनी तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लास्टली अपने रिस्क को मैनेज करने की कुछ ज़रूरी बातों की हमने चर्चा की। हालांकि स्टॉक मार्केट जैसे बड़े सब्जेक्ट को एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। स्टिल हमने कोशिश की है कि एटलीस्ट जो लोग स्टॉक मार्केट को टेढ़ी खीर समझते हैं उनके लिए चीज़ों को थोड़ा आसान करके समझाया जाए। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, और अगर लगा तो आपको पता है क्या करना है, तो जल्दी से कीजिए, जिससे हमें आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिल सके। तो मिलते हैं हमारे अगले दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।